सारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने जैसा कि आपको पता है सीरीज चला रखी थी अपने इसकी यूपीपीसीएल टीजी 2 और चंडीगढ़ एएलएम की जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर जो वीडियो है अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लो, आज का पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है पीसीबी से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार करते समय एक कॉपर की एक परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे क्या कहता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को एंचिंग कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार करते समय कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैनल की एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे एंचिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए आप जरूर कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आदर्श प्रचालन एक प्रवर्धक होता है, एक आदर्श। ठीक है, ये कह रहा है एक आदर्श प्रचनात्मक, ठीक है, एम्पलीफायर होता है। ये एक आदर्श है। ठीक है, वो क्या है? एक धारा नियंत्रण या धारा स्रोत युक्ति है, धारा नियंत्रण वोल्टेज स्रोत युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत युक्ति है, या वोल्टेज स्रोत धारा नियंत्रण युक्ति है। तो वो आदर्श जो एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है? वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत युक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका अपने राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज का अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी दो इंडक्टर है जो क्या किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, यदि कपलिंग गुणांक दिया अपने को 0.5, के का मान दे रखा है 0.5, पूछा अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को सबसे पहले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए एम बराबर के अंडरूट के अंदर L1 इंटू L2। ठीक है, अगर अपने को क्या के ज्ञात करना है तो एम अपॉन के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस बटे L1 L2, दो इंडक्टर होगी। ठीक है, अब देखो अपने को पूछा के है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, पहले वाले फॉर्मूले के। तो मान रखो इसके अंदर, देखो मान रखते हैं के का मान कितना है 0.5 इंटू में अंडरूट के अंदर देखो 9 इंटू कितना दिया है 4। ठीक है, 9 इंटू 4 मिली हेनरी। इसको छोड़ देते क्यों, ऑप्शन ही अपने को मिली हेनरी के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, 9 चौक कितने होते हैं 36, 36 का अंडरूट होता है 6। ठीक है, अब देखो बच्चा अपने पास कितना 0.5 इंटू के अंदर 6 करेंगे तो पॉइंट हटा, बर्थडे में 0 लगी, 5 6 5 30, और ये 0 से 0 कट गई 3 मिली हेनरी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पता है क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, काफ़ी कई बार पूछा जा सकता है के मान के बारे में। ठीक है, के का मान देखो अपने को पूछा, अगर के का मान 1 है तो कौन सी कपलिंग होगी? के का मान 0 है तो कौन सी कपलिंग होगी? अगर के का मान 0.5 से कम है तो कौन सी कपलिंग होगी? और 0.5 से अधिक है के का मान तो कौन सी कपलिंग होगी? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर के का मान तो एग्जाम के अंदर अपने को डायरेक्ट पूछेगा अगर के का मान 1 है तो कपलिंग कौन सी होगी। तो आप कर लेना, अगर के का मान 1 होता है तो प्रॉपर कपलिंग होती है। ठीक है, प्रॉपर कपलिंग होती है एक तरीके से। अगर पूछे अपने को अगर के का मान 0 है तो कौन सी कपलिंग होगी? के का मान अगर 0 है तो नो मैग्नेटिक कपलिंग या इंडक्टिव भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर के का मान 0 है तो नो मैग्नेटिक कपलिंग होगी, किसी प्रकार की कपलिंग जुड़ी हुई नहीं होगी। ठीक है, अगर पूछे अपने को 0.5 से अगर के का मान कम है तो कौन सी कपलिंग होगी? 0.5 से ले तो लूजली मतलब ढीली कपलिंग होगी। ठीक है, कौन सी कपलिंग होगी? ढीली कपलिंग होगी। और 0.5 से अधिक के का मान अधिक है तो कौन सी? टाइटली, बहुत ही टाइट कपलिंग होगी। ठीक है, टाइट कपलिंग एग्जाम के अंदर ये पूछ चुका है यूपीपीसीएल के एग्जाम के अंदर कि 0.5 से अधिक है के का मान तो कौन सी कपलिंग होगी? 4 ऑप्शन दिए थे उस टाइम, इसका आंसर टाइटली कपलिंग किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आरएल सर्किट है, सीरीज सर्किट है, एक आरएलसी, सॉरी दोस्तों आरएल है, ओनली आरएल सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो आपूर्ति सप्लाई वोल्टेज के मतलब
अगर लीडिंग होगी, अग्रगामी होगी, इन फेज होगी, आउट ऑफ फेज होगी। RL सर्किट दी वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इन दी सप्लाई वोल्टेज। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले सबसे पहले फेजर डायग्राम को याद करना पड़ेगा। RLC सर्किट का फेजर डायग्राम यूँ बनता है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये देखो सीरीज सर्किट के अंदर धारा होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो इस लाइन पे यह आ जाएगी IR IL है ना, और I आ जाएगी, ठीक है। I यहाँ पे आ जाएगी और इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगी VR, ठीक है। इंडक्टर की जो ये वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, ये वो इसी लाइन पे आएगी जहाँ पे इसकी धारा है, क्योंकि इन फेज में होती है ये तो ना। और यहाँ पे आ जाएगी लीडिंग है VL है ना सर्किट, L VL और VC। और यहाँ पे बनती है इसकी परिणामी वोल्टेज, यहाँ पे बनती है इसकी परिणामी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे इसकी परिणामी वोल्टेज, और देखो यहाँ से ये होती है V, जिसको बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है अपने को कि जो परिणामी वोल्टेज है वो क्या होगी, जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो परिणामी वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी, ये हमेशा लीडिंग पश्चगामी हो जाती है, ठीक है। प्रतिरोध की वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज के क्या है, पश्चगामी या लैगिंग हो जाती है, ठीक है। A नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये फेजर डायग्राम। RLC RL के सभी अलग बनते हैं, तो आप इसको जरूर एक बार रिविजन करके जाइएगा। अच्छे मार्क्स से आपको अगर क्वालिफाई करना है तो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इकाई पावर फैक्टर इकाई है एक अल्टरनेटर का। आर्मेचर रिएक्शन पूछ रहा है अपने को, किस प्रकार का होता है आर्मेचर रिएक्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है मुख्य फ्लक्स की विकृति का कारण बनता है, मुख्य फ्लक्स को कमजोर बनाता है, प्रभाव को भी चुंबकित करता है और मुख्य फ्लक्स को मजबूत बनाता है। किस पावर फैक्टर पे, इकाई पावर फैक्टर पे पूछ रहा है अपने को। इकाई पावर फैक्टर पे देख लो, विकृति को बोलते हैं डिस्टोरेशन, ठीक है। डिस्टोरेशन इसको इंग्लिश का नाम है, और ये इसका राइट आंसर है। मुख्य फ्लक्स का विकृति बनाती है इकाई पावर फैक्टर है। अब पूछ ले अपने को लैगिंग पावर फैक्टर पर पूछ ले तो कौन सा आंसर कर देंगे, B नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। मुख्य फ्लक्स को कमजोर बनाती है किस पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर पे मुख्य फ्लक्स को कमजोर बनाती है, B ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। प्रभाव को चुंबकीय बनाती है, मुख्य फ्लक्स को मजबूत बनाती है, ये कौन से पावर फैक्टर पर बनाती है, फिर लैगिंग हो गया। उसके बाद एक ही बच गया अपने पास लीडिंग, ठीक है। कौन सा बच गया, लीडिंग। अग्रगामी पावर फैक्टर पर हमेशा मुख्य फ्लक्स को मजबूत बनाती है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। पूछा है अपने को इकाई पावर फैक्टर पर, तो इसका राइट आंसर क्या कर देंगे अपने, मुख्य फ्लक्स। A नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। और अंतिम में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंखा है का जो नियमन है किस प्रकार नियंत्रण युक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखो ट्रायक और डायक का यूज होता है। ट्रायक का यूज किस लिए होता है, यहाँ पे ब्लैक चलता नहीं है ना थोड़ा सा, तो इसको ये कर देते हैं। ट्रायक का यूज होता है लाइट डिमर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, लाइट डिमर के अंदर यूज होता है। और यहाँ अपने बोल सकते हैं SCR डायक का उपयोग SCR या ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। और B नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको, पंखे को नियंत्रण करने के लिए ट्रायक का उपयोग करते हैं। और UJT का आपको पता ही है, SCR और रिलेशेशन ऑसिलेटर में होता है, ठीक है। रिलेशेशन ऑसिलेटर में इसका उपयोग होता है। और FET आपको पता ही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका B नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है आज का, देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, क्रिस्टल की आकृति घनाकार सुई के आकार की पिरामिड। और नया क्वेश्चन है आज का, तो इसकी जो आकृति होती है घनाकार होती है, ठीक है। A नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होती है, घनाकार होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब कौन सी है। ये तो टेक्निकल हेल्पर, ये रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसके अंदर आ भी चुका है क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लाल रंग का प्लस का निशान बना होता है, उसमें घाव भरने की जो ट्यूब होती है वो कौन सी होती है, तो बिटाडीन होती है, ठीक है। बिटाडीन ट्यूब होती है, याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बिटाडीन ट्यूब होती है, बोरोलिन वगैरह ये नहीं होता है, बिटाडीन ट्यूब होती है। C नंबर ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मानूंगा कि जो मानव बिजली से झटका लगता है वो किस कारण लगता है। तो
लाइन वोल्टेज से, लाइन धारा और लाइन वोल्टेज और वोल्टेज से, तो वो झटका लगता है हमेशा लाइन वोल्टेज से, ठीक है। कौन सी? लाइन वोल्टेज से ही झटका लगेगा। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा अधिक झटका क्या होगा? खतरनाक होगा, ठीक है। याद रख लेना, लाइन वोल्टेज से ही लगता है वो। किस बात पर निर्भर करता है? लाइन वोल्टेज पर। हाँ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्कशॉप पर भारी सामान उठाते समय अधिकतम अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? पैरों पर अधिकतम भार होना चाहिए, ठीक है। और क्या हाथों पे थोड़ी लेके उठाएंगे? अधिकतम भार पैरों पे होता है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि एक सुरक्षा का निम्नलिखित में से एक सुरक्षा का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यवसाय का प्रकार नहीं है, ठीक है। मशीनी सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, ये क्या सभी है? व्यवसायिक सुरक्षा के प्रकार है। बट ये सड़क सुरक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सड़क सुरक्षा है जो एक व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाटर ब्रेक परीक्षण, नया क्वेश्चन है। वाटर ब्रेक परीक्षण का उपयोग किया जाता है मशीन की लेपित मशीन मोटाई की मापन के अंदर, ठीक है, नहीं हो सकता। कोटिंग की समानता की जांच नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता कैसे? नहीं जी दोस्तों। सतह की सफाई, हाँ ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। सतह की सफाई की जांच हेतु वाटर ब्रेक परीक्षण का उपयोग करते हैं अपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। वाटर ब्रेक परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक कृत्रिम श्वास की विधियों के नाम सबसे उत्तम विधि कौन सी है? कौन सी पूछ रहा है सबसे उत्तम विधि? सिल्वेस्टर विधि का एक अन्य नाम होता है नेल्सन नेल्सन हेल्गर विधि, ठीक है। सेफर विधि, इस सिल्वेस्टर विधि को आ चुका है निम्न के अंदर। नेल्सन हेल्गर विधि मुख से मुख विधि है जो सबसे उत्तम विधि है। इन तीनों में से सबसे बढ़िया जिसको मानते हैं मुख से मुंह विधि। अगर व्यक्ति को झटका लग गया है तो बचाने की ये विधियाँ होती है। और बिना किसी क्षति के मानव कितनी धारा जो है वो बिना बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम धारा स्तर को सहन कर सकता है। कितनी? 15 मिली एम्पेयर तक वो सहन कर सकता है, ठीक है। कौन सी तक? 15 मिली एम्पेयर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मिली एम्पेयर तक वो सहन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि खालिस्तान में आग लगने पर, इनमें से आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार होती है। पानी की बौछार होती है तो किस में होता है? एलपीजी नहीं होगा, सिलेंडर नहीं होगा, लकड़ी कागज परिधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घरेलू उपकरण नहीं होगा, घरेलू उपकरण नहीं होगा जिसे लकड़ी कागज कपड़ा में लगी आग को पानी से बुझा सकते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह कौन सा अपशिष्ट निदान विधि है जो एक चुंबकीय है, जो एक ऊर्जा को बचाती है? वह कौन सा अपशिष्ट निदान है जो एक ऊर्जा को बताती है? जमीन को भरना, पुनः चक्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकिलिंग, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो रिसाइकिल चक्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पानी को दोबारा गर्म किया जाता है, उसको वापस भाप से पानी को भाप को पानी बनाया जाता है, फिर उसको रिसाइकिलेशन से प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो वो ऊर्जा को बचाती है। पुण्य चक्रण इसका राइट आंसर कर देंगे अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि त्वचा सहित जो मनुष्य को मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम से 3000 ओम तक, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वचा सहित मनुष्य का जो आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितनी सीमा तक होता है? 500 ओम तक, 300 त्वचा सहित, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो पाइवेस की जो प्रणाली है उसका भाग नहीं है? इसका होता है पहला शॉर्ट शॉर्ट साइन सेंसेंस स्टैंडर्डाइजेशन, और ये स्वैप होता है नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे ये भाग नहीं होता है, ठीक है। तो डी नंबर स्वैप नहीं होता है। ये पढ़ लेना, अगर आपने पढ़ा हुआ तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, अच्छा बनता है। बिजली के काम के दौरान निम्न में से एक बिजली के झटके को बचाता है, ठीक है। तो वेट रोप कैसे बचाएगी? मेटल धातु की बनी है तो करंट लगेगा, कैसे बचाएगी? ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखी लकड़ी इसको बचा सकती है बिजली झटके से अपने को। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया होगा। हाँ ये देखो, कह रहा है कि बिना बिना पानी के भरे हुए यदि विद्युत केतली को बिजली से चालू किया जाए तो क्या होगा? देखो बिजली से चालू किया जाए तो यह पिघलेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन है यह विद्युत
तो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है विद्युत या विद्युत कुंडली जल जाएगी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो कॉइल होती है वो जल जाती है, ठीक है। कॉइल होती है वो जल जाती है, काम नहीं करेगा, बिजली झटका झटका लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको रोड लगाते हैं, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, कभी आपकी रोड जली होगी पानी के बिना ही, तो पता है क्या हो जाता है, उसमें जो रोड हो जाती है पूरी तरह से पिघल जाती है, उसका जो ऊपर का भारी भाग होता है वो एकदम से पूरा पिघल जाता है। इसके अंदर वो विद्युत केतली के अंदर पिघलता नहीं है, ओनली जो कॉइल होती है वो जल जाती है, ठीक है, अंदर के अंदर। और प्रीसेट एक प्रकार होता है, तो प्रवर्ती मान प्रतिरोध होता है, या समाजित मान होता है, या नियत मान रेजिस्टेंस होता है। तो वो प्रीसेट एक प्रकार होता है जो समायोजित मान का प्रतिरोध होता है, जी का समायोजित स्टेबल्स एक एस्टेबल्स मान रेजिस्टेंस होता है, एक प्रीसेट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना। प्रीसेट कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सेल से अधिकतम शॉर्ट सर्किट, अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ूंगा। सोलर सेल का जो अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट तथा ओपन सर्किट की वोल्टता के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है। पूछा पूछ भी सकते हैं एग्जाम को अंदर, तो उसके अनुपात को, गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं? फील फैक्टर कहते हैं, ठीक है। बी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर को हो जाएगा। क्या कह रहा है? एक सोलर सेल में अधिकतम शॉर्ट सर्किट धारा और ओपन सर्किट धारा के वोल्टता के गुणनफल के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। फील फैक्टर, सॉरी दोस्तों, फील फैक्टर कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्टार संयोजित है, एक स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, उदासीन बिंदु में धारा खाली स्थान में प्रवाहित होगी। देखो कह रहा है एक स्टार संयोजन है, ये स्टार संयोजन है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। और पूछ रहा है जब भार क्या संतुलित हो, आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। तो अगर भार संतुलित हो तो उस समय जो न्यूट्रल में से करंट फ्लो होती है वो जीरो होती है, हमेशा याद रख लेना, फिक्स। ये पूछ भी चुका है कि स्टार संयोजन के अंदर जब भार संतुलित हो, जब न्यूट्रल में से बहने वाली धारा का मान जीरो होता है। अब पूछ ले असंतुलित लोड पर, तो असंतुलित लोड पर तीनों फेजों के जो बीजगणितीय योग होता है उसके योग के बराबर होती है, ठीक है। जो न्यूट्रल की करंट होती है ना, वो क्या होती है? बीजगणितीय योग के तीनों योगों के बराबर होती है, ठीक है। तीनों योगों की जो धाराएं होती है ना, उसके योग के बराबर होती है, ठीक है, जब लोड क्या है? असंतुलित हो। अब इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता निर्भर करती है। किसी पदार्थ होते हैं ना, लोहा चुंबकीय पदार्थ, फेरा चुंबकीय पदार्थ, पेरा फेरा और डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो किस पे उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता है, वो किस बात पे निर्भर करती है? पुंज पर नहीं, धातु की किस्म पर निर्भर करती है। हमेशा की धातु कौन सा है? बिस्मथ है या लोहा है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या अनुचुंबकीय पदार्थ है या लोहा चुंबकीय पदार्थ है। जितनी वो चुंबकीय पदार्थ होगा वो उतनी सापेक्ष चुंबकशीलता उसकी अधिक हो, ठीक है। धातु की किस्म पर निर्भर करती है उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मैगर का ऑपरेटिंग सिद्धांत को मापना है, किस मैगर ऑपरेटिंग सिद्धांत क्या है? तो वो है डीसी वोल्टेज के साथ लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीसी वोल्टेज के साथ लीकेज रेजिस्टेंट ऑपरेटिंग सिद्धांत को मापना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग्लूकोज रिले के बारे में मैंने तो बहुत बार मैंने बताया हुआ है। देखो पिछले अपने डीआरडीओ के सीरीज में भी बताया था, अभी इसकी रिसेंटली एक क्लास भी लगाई है ग्लूकोज रिले के बारे में। ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग में लेते हैं, और ये गैसीय प्रचालित ऑपरेटेड रिले होती है। ये कैसे वर्क करती है आप एक बार वीडियो देख ले, सब पता लग जाएगा। ग्लूकोज रिले का जो माल फंक्शन होता है वो किसके के कारण होता है? तो वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है, ठीक है। माल जो फंक्शनिंग होता है वो किसके कारण होता है? अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है। आपको पता ही है ये ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है फुल डिटेल के बारे में। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसमें जो गैस, ये तेल होता है वो बनने जा जाता है गैस, ठीक है, जिसके कारण यहाँ से ये निकलती है तो वो उसको ऑपरेट कराती है। आप एक बार जरूर देखें, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको फॉर्मूले लिख बता देता हूँ कि बैकवर्ड स्लिप ज्ञात एक होती है मोटर के अंदर, स्लिप एक होती है बैकवर्ड स्लिप। स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन के अंदर NS, ठीक है, जो कि एक नंबर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ये होता है
ओनली स्लिप ज्ञात करने का आंसर। अपने को पूछा है बैकवर्ड स्लिप ज्ञात करना, तो अपने को कुछ नहीं करना है। बैकवर्ड स्लिप ज्ञात करने के लिए प्लस की जगह अपने माइनस लगा देना है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और बैकवर्ड स्लिप अपने को ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछ लगे तो भी अपने को हल कर देते हैं। देखो दोस्तों, कठोर शोल्डर के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कठोर शोल्डर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कठोर शोल्डर एक होता है नरम शोल्डर, एक होता है कठोर शोल्डर। नरम होता है टिन व सीसा का मिश्रित रूप, ठीक है। नरम शोल्डर सॉफ्ट शोल्डर बनाने के लिए टिन व सीसा का मिश्रित बनाते हैं। जितनी टिन की मात्रा अधिक होगी, सॉफ्ट जो शोल्डर होगा उतना ही सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, नरम होगा, ठीक है। अब पूछा है कठोर शोल्डर, तो तांबा, पित्तल एवं जस्ता, तांबा, पित्तल एवं जस्ता, इन तीनों का जो मिश्रित धातु करके बनाई जाती है उसको कठोर शोल्डर कहते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन कर दीजिएगा अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो। देख लें, क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति है किस प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या जीरो। आपको मैं बता दूं, एक लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है, एक प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। धनात्मक जो प्रवृत्ति होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लोहा चुंबकीय पदार्थ की होती है। बची एक ऋणात्मक, जो कौन सा बच गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे बिस्मित होता है, बिस्मित धातु की जो प्रतिचुंबकन प्रबलता है वो सबसे अधिक होती है। ये याद रख लेना, बिस्मत धातु की जो प्रतिचुंबकन प्रबलता है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस धातु की प्रतिचुंबकन प्रबलता। अब राइट आंसर अपने को पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक, इसका राइट आंसर कर देंगे अपने। और पूछ रहा है कि दीवार में गिट्टी लगाने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग अपने करते हैं, तो कौन सी चीज़ का, कोल्ड चीजल का अपने उपयोग में करते हैं, ठीक है। दीवार में गिट्टी लगाने के लिए कोल्ड चीजल का उपयोग अपने करते हैं। और देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, सपोर्ट जरूर करें यार। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जब किसी हीटर का प्रतिरोध, जब किसी हीटर का, मान लो ये कोई हीटर है, ठीक है। यहाँ पे हीटर बना देते हैं अपने, ये हीटर है, इसके अंदर ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। तो इसमें क्या है, इसमें जो प्रतिरोध है वो फ्यूज हो गया है, ठीक है। तो इसका एक बार निकालते हैं और पुनः उसी सप्रति के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके द्वारा लेगी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। ये अपने को पूछ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ से, अपने मान प्रैक्टिकल देखा होगा कि अपने यहाँ से इतना रेजिस्टेंस है वो जल जाता है, ठीक है, इतनी वो वायर है वो जल जाती है। और फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ से उठाकर इतनी ये तार यहाँ से खींचकर इसको सप्लाई दे देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको सप्लाई देते हैं। तो फिर उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो अब देखो रेजिस्टेंस घट गया तो सिंपल सी बात है उसमें क्या बढ़ेगी, ठीक है। बी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।